ये क्यों होता है खाना खराब, रैंसिडिटी जिसको कहा जाता है, समुद्री जल से नमक कैसे निकाला जाता है, कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का 2 मिनट का समय ज्यादा क्यों लग जाता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। पूरे सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसको तो पक्का पढ़ लीजिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह क्लास 10th में। मैं अनुसार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में पूरे साइंस से आपको इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। आप अगर 2026 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं मेरे भाई, तो साइंस के इन सभी सवालों को जरूर याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और ये मैं पूरे सिलेबस से यानी कि साइंस के पूरे चैप्टर से आपके लिए गेस क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है प्यारे बच्चों, बिना स्किप किए आखिरी तक देख लीजिएगा और अपने नोट्स से चाहे वीडियो से जैसे भी हो इन सभी सवालों को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से बहुत चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, यानी कि जो घंटी का साइन बना है उसको जो है नोटिफिकेशन बेल, उसको क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए, अपने सभी फ्रेंड्स को प्लीज शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और आखिरी में प्यारे बच्चों कमेंट भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। देखिए, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, सभी लोग गौर करना, ये क्वेश्चन मैं दे दिया हूं। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। साइंस का पहला चैप्टर हमारा यही होता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बिल्कुल दिमाग रखना, 2-4 समीकरण दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि उदाहरण पूछता है। क्या पूछता है? उदाहरण। जितने अभिक्रिया होते हैं उन सभी अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ लेना, चाहे जैसे में संयोजन अभिक्रिया हो, विघटन अभिक्रिया हो, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सारी अभिक्रिया पढ़ लेना प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण और अवकरण तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लेना है। इसके साथ साथ मेरे भाई, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होता है, इसका रोकथाम क्या उपाय है, ये क्यों होता है खाना खराब, रैंसिडिटी जिसको कहा जाता है, ये पहला चैप्टर से इतना टॉपिक कवर करना आपका बनता है, बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, अब चलो, और इन सब का याद रखना, अभिक्रिया के प्रकार जो भी संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, इन सभी अभिक्रिया को एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है, एग्जाम्पल के साथ। दूसरा चैप्टर आता है अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में, इनका परिभाषा, उदाहरण और विशेषता भी पता होना चाहिए, लक्षण पता होना चाहिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको कहा जाता है वो क्या है, वो पहले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके होते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उपयोग क्या होता है। वॉशिंग सोडा यानी कि जो धोने वाला सोडा है प्यारे बच्चों, ये कैसे बनता है, उपयोग क्या है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। पीओपी क्या होता है, इसका उपयोग, ये कैसे बनता है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण के बारे में भी पढ़ लेना, विरंजक चूर्ण के बारे में भी मेरे भाई अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद कास्टिक सोडा पढ़ लेना है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। समुद्री जल से नमक कैसे निकाला जाता है, वो NaCl वाला साधारण नमक का प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 से है धातु एवं अधातु। धातु और अधातु के 5-5 गुण बिल्कुल दिमाग में रखना है। जंग क्या होता है, इसके रोकथाम के उपाय जरूर दिमाग में रखना है। धातु और अम्लों की अभिक्रिया का समीकरण कई सारा, इसमें से जो है समीकरण बहुत सारे बनेंगे। अब चलिए उसके बाद, अब इसका एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट में प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं रासायनिक बंधन के बारे में। तो रासायनिक बंधन आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना पड़ेगा। रासायनिक बंधन और इसके प्रकार में जो प्यारे बच्चों होता है ना, आयनिक बंधन और एक होता है सहसंयोजक बंधन। तो ये और इसके यौगिक के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछ देता है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद मेरे भाई आपको याद रखना है अयस्क एवं धातुओं के नाम, कि किस अयस्क से कौन सा धातु निकाला जाता है, और अयस्क धातु कर्म से जुड़ी सारे टर्म याद होना चाहिए, धातु कर्म से जुड़े सारे टर्म याद होना चाहिए।
चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ जाना है कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या है, सूत्र वगैरह दिमाग में रखना है, साबुन और अपमार्जक में अंतर दिमाग में रखना है, और जितने क्रियाशील मूलक हैं, जितने भी मेरे भाई क्रियाशील मूलक है, उस क्रियाशील मूलक को जरूर दिमाग में रखना है। क्रियाशील मूलक को प्यारे बच्चों दिमाग में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के IUPAC नाम दिमाग में रखना है। समझ में आया यहां तक? तो ये चीजें दिमाग में रखनी है। चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का है। ओम का नियम तो पढ़ ही लीजिएगा। विद्युत धारा क्या है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध पढ़ लीजिएगा। समानांतर क्रम में, सीरीज में, ये सब में कैसे इसका संयोजन किया जाता है पढ़ लीजिएगा। विद्युत शक्ति क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा। ये जितना चीज बोल रहा हूं वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी कि विद्युत धारा भी आपको पढ़ना है, विद्युत धारा, उसके बाद विद्युत प्रतिरोध, तभी तो ओम का नियम समझ पाओगे और पढ़ पाओगे। ये बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद विद्युत शक्ति हो ही गया। हाँ, इतना आपको प्यारे बच्चों इस चैप्टर से कर लेना है। चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है, इसमें आपको विद्युत मोटर, उसके सिद्धांत एवं उपयोग, कैसे कार्य करता है वो सारा चीज। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम याद होना चाहिए। विद्युत चुंबक क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, पूरे सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसको तो पक्का पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों जैव प्रक्रम चैप्टर, जैव प्रक्रम, वहां से श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण पढ़ लीजिएगा। मानव हृदय का चित्र पढ़ लीजिएगा। पाचन तंत्र पूरा समझ जाइएगा, उसके भागों के बारे में समझ जाइएगा कि पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों में आपको लिख रहा हूं, इसमें जैव प्रक्रम के में आपको पढ़ लेना है उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? उत्सर्जन एवं उत्सर्जन से जुड़े अंगों के बारे में, जैसे किडनी, ब्रिक वगैरह हो गया ना, एवं उसके महत्वपूर्ण अंगों के बारे में पढ़ लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों जीवों में परिवहन पढ़ना है। परिवहन पढ़ना है आपको जीवों में भी, माने मानव में भी, और पौधों में भी विशेष करके पढ़ लीजिएगा, पौधों में भी, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद मेरे भाई पोषण के बारे में पढ़ लेना, और फिर पढ़ लेना कि विभिन्न जीवों में पोषण किस विधि के द्वारा होता है। जैसे अमीबा कैसे करता है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है, कौन परपोषी है, कौन विषम पोषी है, कौन स्वपोषी है, ये सारी चीजें भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आता है प्रकाश, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण की पहचान करना पता होना चाहिए। दर्पण का जो मुख्य दर्पण सूत्र है वो पता होना चाहिए। F और R में सूत्र जरूर दिमाग में रखिएगा। लेंस सूत्र और उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। दृष्टि दोष तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष हो, दूरदृष्टि दोष हो, जरा दृष्टि दोष हो, ये दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई मानव नेत्र के बारे में सचित्र वर्णन, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सचित्र वर्णन करें, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई आपको पढ़ लेना है दर्पण सूत्र। क्या पढ़ लेना है? दर्पण सूत्र। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं एवं प्रतिबिंब, यानी कि 6 स्थिति होता है ना, कि जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र पे रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, फिर अनंत पर रखते हैं। तो विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तुओं का, विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है वो सब याद रखना है। वस्तुओं का प्रतिबिंब की स्थिति, ये सब याद रखना कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, उल्टा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि सीधा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ये सारा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मेरे भाई प्रतिबिंब के बारे में जरूर जान लेना कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। फिर मेरे दोस्त, चूंकि ये बड़ा चैप्टर है ना थोड़ा सा, तो पार्श्व परिवर्तन बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। चलिए, उसके बाद मेरे भाई आपको पढ़ जाना है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या पढ़ना है मेरे भाई? वायुमंडलीय अपवर्तन। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ अनुप्रयोग हमें देखने को मिलता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है।
सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का 2 मिनट का समय ज्यादा क्यों लग जाता है? पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है? ये सब प्यारे बच्चों अपवर्तन का जो है एक एप्लीकेशन किस तरह समझ जाइए। उसके बाद आपको स्नेल का नियम पता होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का नियम भी पता होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम, परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम। ठीक है बच्चा, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फिर आपको ये साबित करने आना चाहिए F बराबर R/2, F बराबर R/2 एकदम पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद आनुवांशिकी आता है, जीन के बारे में पढ़ लेना, मेंडल का जो आनुवांशिक सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ लेना, जैव विविधता क्या होता है, ये सब इसके बारे में आपको पढ़ लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ऊर्जा का स्रोत चैप्टर, उसके बाद देख लीजिए नवीकरणीय अनवीकरणीय जो ऊर्जा होता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में पढ़ लेना है प्यारे बच्चों। बायोगैस होता क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कोयला पेट्रोलियम कैसे बना, इसका उपयोग क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लेना है। ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन क्या होता है ये पढ़, नोट कर लो, जीवाश्म ईंधन वगैरह जो मैं बोल रहा हूं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ये सब पढ़ लेना पड़ेगा। पर्यावरण एवं संसाधन, पर्यावरण क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ओजोन परत में, ओजोन छिद्र के बारे में, ओजोन परत के बारे में, ये RRR जो होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसका मतलब क्या होता है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, उसके बाद जल से विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाता है, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों पढ़ना रहेगा। खत्म हो गया ना। यस, तो ये मैंने आपको जो भी बताया, जो भी मैंने आपको ये बताया प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी बच्चे होंगे जो अपने आप को कमजोर समझ रहे होंगे या जो तेज भी होंगे, मैं प्लीज कहूंगा कि आप इन सभी सवालों पे एक बार नजर जरूर दौड़ा लीजिएगा। यहां से काफी सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है प्यारे बच्चों। और अब मैं आपके लिए ऐसा सेशन भी लेके आऊंगा कि कैसे इन सभी का उत्तर लिखा जाएगा, इन सब का आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सभी लोग कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए लगातार, आपको बहुत ऐसी वीडियो देंगे जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है मेरे भाई, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग।